अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उमैमन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि एग्जाम में नर्वस कोऑर्डिनेशन चैप्टर से लॉन्ग सवाल आता है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स एंड इट्स टाइप। तो आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स और साथ ही उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम बात करें सबसे पहले न्यूरॉन्स की कि न्यूरॉन्स होते क्या हैं, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि न्यूरॉन्स बेसिकली यूनिट होते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं किसी भी नर्वस सिस्टम का, सही। तो नर्वस सिस्टम मुख्तलिफ नर्व सेल से मिलके बनी होती है और उस नर्व सेल्स को कौन बना रहे होते हैं? ये न्यूरॉन्स बना रहे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स बेसिकली ट्रांसमिटिंग कर रहे होते हैं किसकी? सिग्नल्स की, यानी सिग्नल्स को, जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स है, उन सिग्नल्स को क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसफर कर रहे होते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। एक लोकेशन से, एक जगह से दूसरी जगह तक, या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक जो सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहा होता है वो बेसिकली इन्हीं की मदद से हो रहा है, यानी नर्व सेल्स तक। तो हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी नर्वस सिस्टम का। अब चाहे वो नर्वस सिस्टम हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, ठीक है। पेरिफेरल यानी हमारी बॉडी के हिस्से में से कोई भी नर्वस सिस्टम हो, नर्व सेल हो, या हमारे ब्रेन का नर्वस सिस्टम हो या नर्व सेल हो, इन तमाम नर्वस सिस्टम में जो मैसेजेस को यानी पैगाम की जो रसाई कर रहे होते हैं सिग्नल्स की मदद से, इम्पल्सेस की मदद से, वो नर्व्स कर रहे होते हैं, यानी न्यूरॉन्स कर रहे होते हैं, नर्व सेल, ठीक है। अब ये जो न्यूरॉन्स है स्टूडेंट, अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें कि ये किस तरीके का होता है, तो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। एक सिंगल न्यूरॉन जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, हिस्से हैं न्यूरॉन्स के, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें कि न्यूरॉन्स की जो स्टार्टिंग बॉडी है, सबसे पहली जो बॉडी है, इस बॉडी को हम क्या कहते हैं? सोमा, ठीक है। न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में एक लार्ज सेल बॉडी होती है, उसे हम कहते हैं सोमा, सही स्टूडेंट। ये जो सोमा है ये एक सेल बॉडी है। सेल बॉडी से मुराद कि इस सोमा का अपना कुछ सेल ऑर्गेनल्स है, यानी इस सोमा के अंदर मौजूद वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। इसके साथ ही इस सोमा का अपना न्यूक्लियस होता है और साथ ही इसका अपना साइटोप्लाज्म भी होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसे सेल बॉडी कहते हैं। तो न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो हिस्सा आता है वो सेल बॉडी का आता है, जिसे सोमा कहा जाता है। ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है सोमा, ठीक है। सोमा के सेंट्रल में क्या होता है? न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। ये है स्टूडेंट न्यूक्लियस, सही, जो सोमा की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है, सही। सेंटर में मौजूद एक न्यूक्लियस होता है। इसके साथ ही वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स भी मौजूद होते हैं जो कि सोमा के साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। अब उस सेल ऑर्गेनल्स में, सेल बॉडी में जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनल्स है, उनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर, कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं? तो सबसे पहला नेजल्स बॉडीज, नेजल्स बॉडीज, और हम इसे नेजल्स ग्रैन्युलर्स भी कहते हैं। नेजल्स बॉडी मुराद है ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स। नेजल बॉडी यानी कि राइबोसोम, जैसे किसी भी एनिमल सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर राइबोसोम्स मौजूद होता है जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। उस तरीके से न्यूरॉन्स का जो सेल बॉडी है, उस सेल बॉडी के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स का ग्रुप मौजूद होता है जिसे नेजल्स बॉडी या नेजल्स ग्रैन्युलर्स कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इस नेजल्स बॉडी में और ये जो ग्रैन्युलर्स है, इसमें जो राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ। इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी एक सेल ऑर्गेनल है। इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सरफेस में अगर राइबोसोम्स अटैच्ड हो जाए तो वो कहलाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है।
रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या है हमारे पास, राइबोसोम है, तभी इसका सरफेस कैसा है, रफ है, ठीक है। अब बेसिकली ये होते क्यों है, इसलिए होते हैं ताकि ये प्रोटीन को सिंथेसिस कर सके, प्रोटीन को बना सके, क्योंकि राइबोसोम्स हमारे पास प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन को बनाता है। तो यहाँ पर जो नीजल्स बॉडी है, नीजल्स ग्रैन्युलर्स है न्यूरॉन के अंदर, ये न्यूरॉन के अंदर प्रोटीन को बना रहे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा इस सोमा की आउटर एक कवरिंग होती है, यानी आउटर एक मेम्ब्रेन होती है, एक कवरिंग लेयर होती है जो कि कवर्ड होती है मेम्ब्रेन के साथ। ये न्यूरोलीमा कैसा होता है, ये बिल्कुल बारीक लेयर होती है, कवरिंग होती है सोमा की, जो कि इसको प्रोटेक्शन फराहम कर रही होती है, ठीक है स्टूडेंट। इसके साथ ही अगर हम इस सेल्यूलर स्ट्रक्चर यानी सेल्यूलर ऑर्गेनल्स जो है इसके फंक्शन को देखें, जो कि सोमा की बॉडी के अंदर मौजूद है, तो इनका मेन फंक्शन होता है किसी सेल बॉडी को मैन्युफैक्चर करना। सेल बॉडी को मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि उनका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर्स को ये सेल ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स होते क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स एक केमिकल्स हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसमिट कर रहे होते हैं सिग्नल्स को, ठीक है, सिग्नल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक भेज रहे होते हैं, ठीक है। तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जिसे बना रहे हैं वो प्रोटीन, ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियस है, ये तमाम सेल ऑर्गेनल्स क्या कर रहे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स को बना रहे होते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद कहाँ होता है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है एंड ऑफ द एक्सोन में, एंड ऑफ द एक्सोन यानी एक्सोन के आखिरी हिस्से में। अब एक्सोन क्या है, एक्सोन हमारे पास इसी न्यूरॉन का हिस्सा है, ठीक है स्टूडेंट। यानी स्टार्टिंग में जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं सोमा, ठीक है, यानी कि हमारे पास सेल बॉडी है न्यूरॉन की। इसके अलावा जो हमारे पास ये चेन नुमा स्ट्रक्चर है, ये जो कंप्लीट चेन नुमा स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं एक्सोन, ठीक है स्टूडेंट। इसके साथ ही अगर हम देखें स्टूडेंट, इसमें जो ब्रांचेस नुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ब्रांचेस ट्री नुमा स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स हमारे पास एक्सोन और साथ ही न्यूरोगिलिया, ये हमारे पास हिस्सा है, पार्ट है किसका, न्यूरॉन्स का, ठीक है। तो न्यूरॉन्स में अगर हम डेंड्राइट्स की बात करें स्टूडेंट, तो डेंड्राइट्स का मतलब होता है ट्रीज, यानी कि ट्री लाइक ब्रांचेस। अगर हम एक दरख्त की शाखों को देखें तो बिल्कुल उसी तरह फैली हुई शाखे नुमा, ब्रांचेस नुमा डेंड्राइट्स शामिल होते हैं एक्सोन में, ठीक है। यानी हमारे पास जो कंप्लीट न्यूरॉन्स हैं उनकी बॉडी में एक्सोन में भी होते हैं कुछ डेंड्राइट्स और हमारे पास सोमा में भी होते हैं ना। इसके अलावा ये जो डेंड्राइट्स हैं ये रिस्पॉन्स करते हैं सिग्नल्स को फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और फ्रॉम अदर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में से, बाहर इन्वायरमेंट में से जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं, जो मैसेज आ रहे होते हैं, वो डेंड्राइट्स की मदद से आ रहे होते हैं, ठीक है। डेंड्राइट बेसिकली ब्रांच नुमा है, यानी शाखा नुमा है, तो इसके ब्रांच प्रोवाइड कर रही होती है एक लार्ज सरफेस, ठीक है स्टूडेंट। यानी ये लार्ज सरफेस जो फराहम कर रही होती है, ये लार्ज सरफेस स्टूडेंट एक बड़ी जगह लेती है, इस वजह से इन्हें काफी मदद पहुंचती है सिग्नल्स को काफी दूर तक पहुंचाने में। यानी अगर कोई न्यूरॉन्स दूर है तो उस तक पहुंचाने में ये लार्ज सरफेस काफी हेल्प कर रही होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास सबसे पहला जो हिस्सा है वो क्या है, डेंड्राइट्स का, जो कि किसके साथ अटैच होता है, सोमा के साथ। सोमा के साथ अटैच होते हैं ब्रांचेस नुमा, ट्री लाइक ब्रांचेस नुमा डेंड्राइट्स, ठीक है। ये एक लार्ज सरफेस दे रहे होते हैं ताकि जो न्यूरॉन्स है दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल्स इजीली पहुंच सके, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास जो एक्सोन है, एक्सोन निकला है एक्सिस से। एक्सोन एक लॉन्ग फाइबर होती है, ठीक है, लॉन्ग फाइबर जो कि न्यूरॉन्स को लॉन्गेस्ट सेल बनाने में मदद कर रही होती है, ठीक है। यानी अगर हम अपनी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स को देखें तो जो लॉन्गेस्ट सेल होता है इसका वो यही एक्सोन होता है। ये एक लॉन्ग फाइबर होता है, लॉन्गेस्ट सरफेस होती है, लॉन्गेस्ट सेल होता है जो कि न्यूरॉन्स के मैसेज को, सिग्नल्स को भेजने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन की अगर हम बात करें
तो एक्सोन का जो साइटोप्लाज्म होता है, ये जो हमारे पास हिस्सा है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, एक्सोन है, ठीक है, ये हमारे पास एक्सोन है। एक्सोन के जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सोन के साइटोप्लाज्म का नाम है एक्सोप्लाज्म। इसके साथ ही एक्सोन के साइटोप्लाज्म के बाहर एक आउटर लेयर होती है, कवरिंग होती है, उस कवर्ड का नाम है एक्सोलामा, ठीक है। जो सोमा के आउटर कवर होता है, कवरिंग होती है, उसे हम कहते हैं न्यूरोलामा, और जो एक्सोन के बाहर आउटर कवरिंग होती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसे हम एक्सोलामा कहते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट ये इन्वॉल्व होता है इन कैरिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यानी इनका जो फंक्शन होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी करना होता है फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल की बॉडी में से। अब सेल की बॉडी में से यानी जो सोमा है उसमें से जो बाहर इन्वायरमेंट में से जो सिग्नल्स आएंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, केमिकल सिग्नल, वो डेंड्राइट्स लेंगे। देन उसके बाद एक्सोन तक जो रसाई होगी पैगाम की, या जो मैसेज ट्रांसफर, जो इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट से ली गई है ट्रांसफर की जाएगी, वो इनकी मदद से ट्रांसफर की जाएगी, ठीक है, इस एक्सोन्स की मदद से। इसके अलावा अगर हम बात करें न्यूरोगीलिया की, तो न्यूरोगीलिया बेसिकली अदर सेल्स है, यानी ये बेसिकली एक इंडिविजुअल हिस्सा नहीं होता न्यूरॉन का, ये बाकी दूसरे सेल्स होते हैं जो कि न्यूरॉन्स के साथ ही अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूरोगीलिया है स्टूडेंट, ये अटैच क्यों होता है, इसलिए ताकि ये न्यूरॉन को सपोर्ट फराहम कर सके, ठीक है। न्यूरोगीलिया क्या है, अलग सेल है, अदर सेल्स है, जो कि प्रोवाइड करता है सपोर्ट किसको, न्यूरो सेल्स को। इसका फंक्शन क्या है, ये सप्लाई करता है न्यूरॉन्स तक न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, साथ ही न्यूरॉन्स के अंदर मौजूद जो वेस्ट है उसको रिमूव कर रहा होता है। ये गाइड करता है एक्सोन की माइग्रेशन को। माइग्रेशन का मतलब है मूवमेंट, यानी एक्सोन में होने वाली जो मूवमेंट है उसे ये सेल्स गाइड कर रहे होते हैं, न्यूरोगीलिया उसे गाइड कर रहे होते हैं। अब एक्सोन मूवमेंट कब करता है, जब बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर जब डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उस डेवलपमेंट में जो हमारे पास एक्सोन है वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, माइग्रेशन कर रहे होते हैं। उस मूवमेंट को ये न्यूरोगीलिया जो सेल्स हैं ये मदद दे रहे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसके अलावा ये प्रोवाइड करते हैं इम्यून फंक्शन, ठीक है। तो बहुत सारे वाइटल फंक्शन है न्यूरोगीलिया के, ठीक है। न्यूरोगीलिया सेल्स है, डिफरेंट अदर सेल्स हैं जो कि न्यूरॉन्स के साथ अटैच्ड होते हैं। ये ना सिर्फ सपोर्ट फराहम कर रहे हैं बल्कि डिफरेंट फंक्शन भी न्यूरॉन्स के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जैसे इम्यून फंक्शन हो गया, इसके साथ ही एक्सोन की माइग्रेशन में, ठीक है। तो ये सब मिलके वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। इनका जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है, ट्रांसमिट करना सिग्नल्स को एक से दूसरे लोकेशन तक, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहला हमारे पास जो हिस्सा होता है न्यूरॉन का, दैट इज सेल बॉडी, जिसे हम सोमा कहते हैं। सोमा के बाहर आउटर कवरिंग है, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, जिसे हम न्यूरोलामा कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही जो सोमा के अंदर साइटोप्लाज्म है उसमें कुछ ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उन ऑर्गेनल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, उनका मेन फंक्शन ये होता है कि वो सेल बॉडी को बनाते हैं, यानी वो सेल बॉडी मिलके एक केमिकल को बना रही होती है जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर एक्सोन के एंड्स में मौजूद होते हैं, यानी जो ये एक्सोन का एंड है यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्सोन के एंड में है और एक्सोन के लास्ट में भी कुछ डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स जो होते हैं, बेसिकली डेंड्राइट्स का मेन फंक्शन होता है कि वो क्या कर सकें, सरफेस एरिया भी खींचे, और साथ ही वो डेंड्राइट्स फैले हुए होते हैं, उनकी शाखें फैली हुई होती हैं, एक्सटेंड होती हैं, ठीक है। तो फिर वो क्या करती हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो मैसेज की रसाई है, मैसेज ट्रांसमिट करना है, उसमें हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सोन है, एक्सोन बेसिकली पार्ट है इसी न्यूरॉन्स का। एक्सोन एक लॉन्ग फाइबर चेन की तरह होती है, ठीक है। अब ये लॉन्ग फाइबर जो है ये लॉन्गेस्ट सेल कहलाते हैं बॉडी का। इसके साथ ही इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसका नाम होता है एक्सोप्लाज्म, और साथ ही इनकी जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं एक्सोलामा, ठीक है स्टूडेंट। एक्सोन जो होते हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये कैरी करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, ठीक है, यानी एक जगह से लेके दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए यही जो हमारे पास डेंड्राइट्स हैं, जो हमारे पास ये लॉन्गेस्ट चेन है फाइबर की,
यही मदद दे रहे होते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक जो पूरी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है वो इस न्यूरॉन्स में मौजूद डिफरेंट डेंड्राइट्स और डिफरेंट फाइबर्स की मदद से ट्रांसमिट हो रही होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इन डिटेल स्ट्रक्चर था सिंगल न्यूरॉन्स का। नाउ इसके अलावा हमारे पास जो न्यूरोगिलिया है इसके कुछ डिफरेंट सेल्स होते हैं। ठीक है, उन सेल्स की डिफरेंट पोजीशन और डिफरेंट फंक्शन होता है। नाउ स्टूडेंट, अगर अब हम बात करें न्यूरोगिलिया सेल्स के बारे में, तो जो हमारे पास न्यूरोगिलिया सेल्स होते हैं बेसिकली ये 2 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। यानी न्यूरोगिलिया चूंकि खुद एक सेल्स है, तो ये सेल जो होता है ये सिर्फ एक सेल नहीं होता है बल्कि 2 किस्म के सेल होते हैं न्यूरोगिलिया में। ठीक है, यानी न्यूरोगिलिया जो सेल है वो 2 किस्म का होता है, 2 मुख्तलिफ टाइप्स का होता है। ठीक है, सबसे पहली जो टाइप है वो है शिवान सेल। ठीक है, यानी इसका नाम है शिवान सेल्स, और दूसरे सेल का नाम है ओलियोडेंड्रोसाइट्स। ओलियोडेंड्रोसाइट जो होता है और जो शिवान सेल है बेसिकली ये सेल्स पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन के बने होते हैं, वो भी पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन के। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब बेसिकली जो शिवान सेल है ये प्रोड्यूस करता है मेलिन इन पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। मेलिन जो होता है ये मेलिन एक केमिकल है। ठीक है, मेलिन शीट जो कि मजीद इसे मूवमेंट में, मजीद इसे ट्रांसमिशन में मदद दे रही होती है। तो ये जो मेलिन शीट है ये सेल जो है ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें शिवान सेल ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसका मतलब कि ये शिवान सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं, ये पीएनएस में ही मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा सेल है ये सेल प्रोड्यूस करते हैं मेलिन को इन सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही मौजूद होते हैं। ठीक है, तो मेलिन प्रोड्यूस करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन? ओलियोडेंड्रोसाइट सेल, और शिवान सेल मेलिन प्रोड्यूस करते हैं इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, अच्छा अब वो तमाम एक्सोन जिसके अंदर ये मेलिन की शीट मौजूद होती है उसे हम कहते हैं मेलिएटेड फाइबर्स। मेलिएटेड फाइबर्स क्योंकि उनके अंदर मेलिन की शीट होती है, और वो तमाम एक्सोन जिनके अंदर मेलिएटेड शीट मौजूद ना हो उसे अनमेलिएटेड फाइबर कहा जाता है या नॉन मेलिएटेड फाइबर भी कहा जाता है। अनमेलिएटेड फाइबर और नॉन मेलिएटेड फाइबर बेसिकली ये मेलिन शीट अपने फंक्शंस के लिहाज से मौजूद होती है। ठीक है, तो कुछ एक्सोन ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये शीट होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब अगर हम बात करें नॉन मेलिएटेड पार्ट की यानी एक्सोन का वो हिस्सा जिसमें ये नॉन मेलिएटेड यानी ये शीट मेलिन की शीट मौजूद नहीं होती है, ये एक्सोन जो है इसके दरमियान में 2 शिवान सेल्स होते हैं। ठीक है, जिसे हम नोड ऑफ रेनवर और न्यूरोफाइबर नोड्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी अगर हम स्ट्रक्चर देखें किसका, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है हमारे एक्सोन का, तो ये जो एक्सोन होते हैं स्टूडेंट इस तरीके से। ठीक है, दरमियान में इनके जो है वो क्या मौजूद है? सेल्स मौजूद है। ठीक है, ये सेल्स मौजूद हो रहे होते हैं। अब ये जो हमारे पास एक्सोन है, अब वो तमाम एक्सोन जिसके अंदर मेलिएटेड शीट है वो तो डायरेक्ट एक्सोन के साथ अटैच्ड होते हैं, लेकिन वो जिनके अंदर शीट्स मौजूद नहीं होती हैं उनके दरमियान में 2 शिवान सेल्स अटैच्ड होते हैं जिसे हम नोड ऑफ रेनवर और न्यूरोफाइबर्स नोड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट पार्ट था किसका? न्यूरो ओलियो। हमारे पास जो न्यूरोगिलिया सेल्स हैं उनका। न्यूरोगिलिया जो सेल्स हैं स्टूडेंट 2 किस्म के सेल्स होते हैं, इनके नाम को सही से याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगर हम बात करें न्यूरॉन्स की टाइप की, तो स्टूडेंट न्यूरॉन्स बेसिकली अपने फंक्शन के हिसाब से फंक्शनली इनके 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, फंक्शनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। सबसे पहला जो न्यूरॉन है वो कहलाता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को हम एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। एफरेंट और इफरेंट का नाम आपने पहले सुना होगा। एफरेंट और इफरेंट हमारे जो बॉन्क्यूल्स के अंदर ग्लोमेरुलस होता है उसमें हमारे पास 2 डिफरेंट जो है वो ग्लोमेरुलस होता है, जैसे एक इफरेंट और एक एफरेंट।
यानी एक जो लेकर आ रहे होते हैं और एक जो लेके जा रहे होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो न्यूरॉन्स है जो सिग्नल्स को लेकर आएंगे वो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन होंगे, यानी एफरेंट न्यूरॉन। मैंने यहाँ पे उर्दू में लिखा है लेकर आने वाले, तो आप भी अपने नोट्स में लिख लो ताकि एमसीक्यूज में आपको याद रहे कि एफरेंट न्यूरॉन हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन और मैसेज को लेकर आ रहे होते हैं। सही है। अब वो जब मैसेजेस को लेकर आएंगे तो वो सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेकर आएंगे। ठीक है। देन उसके बाद वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाएगा। सही। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो मोटर न्यूरॉन की मदद से जाएगा जो कि सेकंड टाइप है हमारे पास। दूसरी टाइप है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन को इफरेंट न्यूरॉन्स कहा जाता है, यानी लेकर जाने वाले। तो ये मैसेज को इंफॉर्मेशन को लेकर जाएंगे यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक। ठीक है। नाउ इसके अलावा जो थर्ड टाइप है वो हमारे पास है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन बेसिकली दरमियान में होती है इन दोनों न्यूरॉन्स के, यानी सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान में होती है। ये एक इंटरमीडिएट का काम कर रही होती है, एक मीडियम फराहम कर रही होती है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब अगर सबसे पहले न्यूरॉन की बात करें सेंसरी न्यूरॉन की, तो सेंसरी न्यूरॉन ये पाए जाते हैं सेंसरी ऑर्गन में। दे आर फाउंड इन सेंसरी ऑर्गन जैसे आईज, नोज, स्किन, टंग एंड एयर। अब हमारा जो नाक, आंख और कान है, स्किन है, टंग है, ये सब सेंसरी ऑर्गन कहलाते हैं। जैसे कि साउंड के जरिए, ठीक है, जैसे हीट के जरिए, लाइट के जरिए। सही है। तो चीजों को देख के ये मैसेजेस जो होते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन से हमारे रिसेप्टर्स तक जाते हैं। देन रिसेप्टर्स के बाद वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास पैगाम आएगा, इंफॉर्मेशन आएगी, वो एफरेंट न्यूरॉन्स यानी सेंसरी न्यूरॉन्स से आएगा। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, ये बेसिकली ट्रिगर्ड करते हैं इनपुट को, यानी सेंसरी ऑर्गन से इनपुट जो लेते हैं अपनी इन्वायरमेंट में से, इन्वायरमेंट में जो हो रहा है उस लिहाज से। ठीक है। इसके अलावा ये फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट ऑफ सेंसरी इंपल्सेस, यानी जो सेंसरी सिग्नल्स होते हैं उसको लेकर जाते हैं रिसेप्टर से देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सही स्टूडेंट। दूसरी जो टाइप है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स यानी इफरेंट न्यूरॉन जो कि लेकर जाएगी, ये फैसिलिटेट करती है ट्रांसमिशन ऑफ मोटर इंपल्सेस, यानी बॉडी की जो मूवमेंट है उसमें। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ देखा, ठीक है, आपको कोई हीट लगी है। सही है। अब वो जो हीट लगी है वो आपने अपने सेंसरी ऑर्गन स्किन की मदद से ऑब्जर्व किया, फिर देन स्किन के जरिए से वो क्या होगा, वो मैसेज जो है हमारी सेंसरी ऑर्गन स्किन के जरिए से रिसेप्टर्स तक जाएगा। रिसेप्टर्स के बाद वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा, देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास जो मोटर नर्वस सिस्टम है यानी मोटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, हमारी बॉडी को लोकोमोशन या मूवमेंट देंगे। ठीक है। जैसे हम अपना हाथ फौरन हटा लेते हैं गर्म चीज के ऊपर लगने से, तो किस हमारा हाथ जो हमारे मसल्स को, ग्लैंड्स को जो कमांड पहुंचाए वो डिफरेंट न्यूरॉन्स की मदद से पहुंचाए। सही। तो जो हमारा मोटर न्यूरॉन्स है, ये मोटर न्यूरॉन्स इसी जो ट्रांसमिशन है, जो मैसेज है, जो सिग्नल्स है उसको पहुंचाएगा, तभी हम मूवमेंट करेंगे। ठीक है। नाउ इसके अलावा जो है हमारे पास जो थर्ड न्यूरॉन्स की टाइप है यानी इंटर न्यूरॉन, जो कि दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान में होती है। ये बेसिकली मेडिएटर है किसके दरमियान, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन, यानी एक मीडियम है। ठीक है, दरमियान में है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के। ये बेसिकली मदद दे रही होती है स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स को, कि सिग्नल स्मूथली ट्रांसमिट हो जाए। अब जैसे हमारे पास जो सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन ने इन्वायरमेंट से चीजों को लिया, इन्वायरमेंट से सिग्नल्स को, इंपल्सेस को, इन्वायरमेंट से मैसेज को, इंफॉर्मेशन को लिया। ठीक है ना। मोटर न्यूरॉन यानी जो मूवमेंट करेगा उस तक मैसेज को तेजी से पहुंचाने के लिए दरमियान में हमारे पास ये इंटर जो न्यूरॉन है ये शामिल होते हैं। ये तेजी से मैसेज को, इंफॉर्मेशन को लेंगे सेंसरी ऑर्गन से और फिर उसके बाद हमारे सीधा डायरेक्ट जो मोटर न्यूरॉन है उस तक पहुंचाएंगे। ठीक है, ताकि जल्द अज जल्द एक्शन जो है अपने एप्रोप्रिएट, बिल्कुल जो एक्यूरेट इनपुट और आउटपुट है उसको शो कर सके। ठीक है, ताकि रिस्पॉन्स एक्यूरेट टाइम के अकॉर्डिंग शो हो सके। ठीक है स्टूडेंट, बॉडी की मूवमेंट फौरन
शो हो सके, सही। तो बेसिकली ये न्यूरॉन्स इसमें मदद दे रहे होते हैं। तो ये कंप्लीट हमारे पास एक लॉन्ग टॉपिक है, ठीक है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, इस तरीके से भी सवाल आ सकता है। इसके साथ ही सवाल इस तरह भी आ सकता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग सवाल इस तरीके से भी आ सकता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। तो आपने ये जो कंप्लीट हमने टॉपिक समझा है इसको अपने आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। डायग्राम्स आपको बुक में मिल जाएगी, जैसे मैंने इजी से डायग्राम बनाई थी ताकि ज्यादा लेबलिंग भी ना करनी पड़े, आप इस तरीके की डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।